हेलो बच्चों, C3 के वेक्टर इन 3D के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। और अब आगे चलते हैं। प्लेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम 3 डायमेंशन में लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन। ठीक, जैसा हमने प्लेन में बोला था कि प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए आई विल ऑलवेज सर्च फॉर एक तो प्लेन के ऊपर पॉइंट और एक उसका नॉर्मल। वैसे ही स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मान लिया ये स्ट्रेट लाइन है एक L, अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो आई विल सर्च फॉर एक पॉइंट इसके ऊपर, मान लिया उसका पोजीशन वेक्टर A है और दूसरा उसके पैरेलल एक वेक्टर विच इज़ B। इसको अगर 3D की लैंग्वेज में बोलें तो ये एक पॉइंट कुछ x1 y1 z1 करके आ जाएगा और इसके पोजीशन वेक्टर कुछ मान लिया A B एंड C करके आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर मैंने इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिया R, ठीक है, मतलब पहले तो हम ये बता देंगे आया कहाँ से। वैसे बहुत सिंपल है, कोई भी पॉइंट मैंने R लिया तो जो ये AR वेक्टर आएगा वो B के कोलिनियर आएगा। क्या होगा? AR वेक्टर विल बी कोलिनियर टू B। अब B के कोलिनियर होगा, इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब ये होगा कि जो AR वेक्टर है उसको हम लैम्डा टाइम्स B वेक्टर करके लिख सकते हैं। तो लिख लिया। अब AR वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? R माइनस A वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। ये हो गया R बराबर A प्लस लैम्डा B। बस यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, सॉरी इन वेक्टर हो गया। अब अगर हम 3D की बात करें तो बहुत सिंपल है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। जो AR वेक्टर है, ठीक है, अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियोज लिखें तो AR का मतलब क्या? R में से A घटा दिया। अब R का मतलब होता है X Y Z 3D के लिए। तो अगर हम R में से ये A घटाया तो ये कुछ ऐसे करके आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। अब बिकॉज एज AR इज पैरेलल टू B वेक्टर, जिसको हमने A कॉमा B कॉमा C बोला है, तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का वेक्टर बोलो, भले ही डायरेक्शन रेशियोज बोलो, उनका रेशियो सेम आ जाएगा। मतलब इसको लैम्डा टाइम्स अगर ये बोलेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन A बराबर y माइनस y1 अपॉन B बराबर z माइनस z1 अपॉन C। अब देखो, यूजली हमें जो इक्वेशन देखने की आदत पड़ी हुई है वो एक बराबर के साथ पड़ी हुई है कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ होगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे कुछ होगा। यहाँ पे दो दो बराबर लिखा है, दिस एंड दिस, कुछ भी नहीं है। ये इसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किया गया है। R की जगह हमने रख लिया x y z, A की जगह रख लिया हमने x1 y1 z1 और ये लैम्डा टाइम्स हो गया A B C। x y z को बराबर किया तो जब इसको निकालेंगे तो ये लैम्डा के बराबर आएगा। बेसिकली ईच रेशियो इज इक्वल्स टू लैम्डा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो। एक बार दोबारा समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L इन 3D। ये 3 डायमेंशन में लाइन का इक्वेशन हो गया। तो जब 3D में लाइन का इक्वेशन होगा तो वो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा और वेक्टर में लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B। इसमें A तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन और ये B वेक्टर कितना हो जाएगा? एनी वेक्टर पैरेलल टू लाइन। ठीक है, अब ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म और इन 3D
ये ऐसे करके आ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। इस वाले केस में जो ये ऊपर आ गया x y एंड x1 मतलब x y z में से जो भी घटा रखा है, अगर मान लिया केवल ऐसे लिखा है x अपॉन 5, तो उसका मतलब ये हो गया x माइनस जीरो लिखा है। तो ये जो x1 y1 z1 हो गया, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है। और ये जो ए बी सी हो गया, ये हो गया डायरेक्शन रेशो पैरेलल टू लाइन। ये लाइन के पैरेलल एक डायरेक्शन रेशोज हो गया, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point A which is I minus j plus 2k and which is perpendicular to I minus या I plus j plus k and is also perpendicular to 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया। तो सॉल्यूशन, हमारा एक लाइन है जो एक पॉइंट ए से पास कर रहा है। अब इसको 1 माइनस 1 2 लिख लेते हैं, और ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर तो हमें क्या दे रखा है, 1 1 1 1 1 1, और एक दूसरा वेक्टर और दे रखा है, दैट इज 2 माइनस 3 4। हमने क्या बोला था कि हमें लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक तो लाइन के पैरेलल वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्लेन में भी दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, एक तो पॉइंट चाहिए होता है प्लेन के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, प्लेन के नॉर्मल। यहाँ पे हमें लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए एंड एक पॉइंट चाहिए उसके ऊपर। तो पॉइंट तो ये आ गया, बट पैरेलल कोई वेक्टर नहीं मिला। कोई बात नहीं, लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो अगर इन दोनों का क्रॉस ले लें तो वो वेक्टर इसी के पैरेलल आ जाएगा। तो ले लिया भाई हमने 2 माइनस 3 4 क्रॉस 1 1 1, तो दैट विल बी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस 7, फिर 4 में से 2 गया 2, फिर ये 2 और 3 5, ये आ गया वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है दैट इज बेसिकली -7 2 5। अच्छा, इस वेक्टर को अगर मैं 4 गुना कर दूं तो वो भी पैरेलल रहेगा, तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इस बी की जगह। तो अब देखो, अगर हमें वेक्टर में इक्वेशन लिखना होगा तब तो हम कैसे लिखेंगे, r बराबर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स यही वाला वेक्टर -7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। इसी को अगर 3D में कन्वर्ट करना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे x माइनस बराबर y माइनस बराबर z माइनस एक्स वाई जेड में से तो क्या घटाएंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1 2, तो 1 माइनस 1 2, और नीचे लिखेंगे पैरेलल डायरेक्शन, तो हो गया -7 2 5। ये हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। ये हो गया हमारा एक इंफॉर्मेशन। नोट 2, नोट 2 में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे r इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, ये एक पॉइंट a हो गया और एक इसके पैरेलल b वेक्टर हो गया। तो देखो, अगर हमने लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ लिखा, ये ठीक है, डिफरेंट values of lambda will give position vector of different points on
लाइन। वैसे इसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मान लिया मैंने बी वेक्टर उठा के यहाँ पे रखा तो यहाँ जो पॉइंट आएगा ये ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर है तो ये जो पॉइंट आएगा इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, a प्लस बी। मतलब इस पॉइंट के लिए लैम्डा विल बी 1। लैम्डा 2 ले लिया तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा मान लिया -½ ले लिया तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो हर पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू एक यूनिक होगी। फॉर डिफरेंट पॉइंट्स यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो नोट 3, इफ आई want a point on line then its position vector can be assumed as, मान लिया if I want a point P on line then its position vector can be assumed as, वो क्या था, a प्लस लैम्डा बी था। ठीक है, तो अगर पॉइंट P लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मान लिया P कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए इसका ही पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो वो वैल्यू मान लिया हमने लैम्डा 1 है। तो ऐसे मान सकते हैं कि P का जो पोजीशन वेक्टर है मतलब OP वेक्टर इज a प्लस लैम्डा 1 b। ये ठीक है। 3D की बात करें तो XP अपॉन a माइनस x1 YP अपॉन b ZP माइनस Z1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से P के कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे मान सकते हैं, A इधर गया और x1 इधर गया तो ये हो जाएगा x1 प्लस a लैम्डा 1 कॉमा y1 प्लस b लैम्डा 1 एंड z1 प्लस c लैम्डा 1। ऐसे करके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से ही बोल सकते थे कि ये जो a है यही बेसिकली x1 y1 z1 है और ये जो b है ये a b c है। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ से x1 यहाँ से लैम्डा 1 a वो आ गया। तो अगर हमें पॉइंट को चाहिए होगा तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब नोट 3, मान लिया लाइन L1 है R इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। कोई दूसरी लाइन L है दैट इज R इज इक्वल्स टू c प्लस लैम्डा यूज़ कर लिया तो चलो म्यू टाइम्स d। फिर एक P मान लिया प्लेन का इक्वेशन हमने कल कैसे लिखा था, R डॉट n बराबर Q। तो दो लाइन है और एक प्लेन दे रखा है मान लिया। तो पहला चीज एंगल बिटवीन L1 एंड L2। ठीक है, मतलब ये ऐसे हो गया कि ये लाइन L1 है, इसके ऊपर एक पॉइंट है A और इसके पैरेलल डायरेक्शन हो गया B। ये लाइन हमारा मान लिया L2 हो गया, इसके ऊपर एक पॉइंट है C और इसके पैरेलल डायरेक्शन हो गया D। और एक हमारा ये प्लेन हो गया जिसके ऊपर एक पॉइंट तो कुछ दे नहीं रखा है और ये n वेक्टर है, ये हमारा प्लेन P हो गया। तो अगर हमें L1 और L2 के बीच में एंगल निकालना है तो दैट विल बी सीधा इनकी डायरेक्शन जो है B वेक्टर और D वेक्टर उनके बीच में एंगल निकाल दिया तो वो हो जाएगा cos इनवर्स मॉड B कैप डॉट D कैप। देखो ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि दो लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं, वो पैरेलल हो सकती हैं या फिर वो पैरेलल डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, सॉरी मतलब कोइंसिडेंट हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल डिस्टिंक्ट मतलब इंटरसेक्टिंग हो सकता है या स्क्यू हो सकता है। 4 केसेस हमने बताए थे। तो चारों ही केस में एंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोइंसिडेंट होगा तो एंगल 0 होगा, अगर पैरेलल होगा तो भी एंगल 0 होगा। बट भले वो लाइन इंटरसेक्ट करे या ना करे, एंगल ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, एंगल बिटवीन L1 एंड L2, सॉरी L1 L2 तो हो गया, L1 एंड P मतलब एक प्लेन है और एक लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये तो नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया और ये प्लेन के लाइन के पैरेलल वेक्टर B हो गया। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये ठीक है,
उसी को अगर 90 में से घटा दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, मतलब ये जो एंगल आएगा दैट विल बी 90 माइनस कॉस इनवर्स एन कैप डॉट बी कैप। मतलब देखो समझ सकते हैं आराम से। मान लिया ये प्लेन है, ठीक है, ये एक नॉर्मल हो गया, ऐसे चलो समझा देते हैं। ये प्लेन है, ये इसका नॉर्मल हो गया एन, और ये लाइन है। तो अगर मैं बोलूँ कि प्लेन और लाइन के बीच में एंगल बताओ तो वो एंगल तो ये आएगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एंगल प्लेन के नॉर्मल के साथ निकाल लिया, ये वाला थीटा। अगर ये 30 डिग्री है तो इधर 60 डिग्री आ जाएगा। अगर ये मान लिया 10 डिग्री है तो इधर 80 डिग्री आ जाएगा। तो लाइन का जो डायरेक्शन है एंड जो नॉर्मल है उसके बीच में एंगल निकाल के 90 में से घटा दिया, तो बस ये आ गया। ठीक है, अब देखो थर्ड केस 1। इफ मतलब ये याद रख सकते हैं, अगर B इज पैरेलल टू D देन या तो L मतलब B इज पैरेलल टू D मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो या तो दोनों लाइन L1 L2 ऐसे हो जाएगा या फिर पैरेलल डिस्टिंक्ट हो जाएगा। या तो कोइंसिडेंट लाइन होगा या पैरेलल डिस्टिंक्ट होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब इसको तुम्हें याद करना है, तो A और C को ज्वाइन करने वाली जो डायरेक्शन आएगा वो इसी के पैरेलल आ जाएगा, B वेक्टर के। वरना क्या होगा कि A इस पे होगा और C इस पे होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर C माइनस A ये पैरेलल आ जाए B के तो हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर C माइनस A पैरेलल ना आए B वेक्टर के तो ये हो जाएगा डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस। सही है। केस 2, इफ B is not parallel to D then lines will be intersecting और स्क्यू। अब इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है वो जानने के लिए टू नो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जानने के लिए कि वो इंटरसेक्टिंग है या फिर स्क्यू है तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो इंटरसेक्टिंग है, नहीं आया तो स्क्यू हो जाएगा अपने आप। तो इसी पे एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इफ फर्स्ट पार्ट L1 इज R बराबर 1 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 माइनस 1 5 एंड L2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 4 बराबर 7 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 10। माने ये तो दो लाइन दे रखी जिसमें हमने क्या किया, एक लाइन वेक्टर की फॉर्म में लिख दी और एक लाइन 3D की फॉर्म में लिख दी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो देखो भले या तो दोनों को वेक्टर में कन्वर्ट कर लो या दोनों को 3D में कन्वर्ट कर लो, कैसे भी कर सकते हैं। पहले वाले को अगर मान लिया मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया, सॉरी वेक्टर में तो है ही, 3D में कन्वर्ट किया तो ये ऐसे आ जाएगा y बराबर z माइनस ऐसे। ठीक है, पॉइंट क्या है 1 2 3, डायरेक्शन क्या है 2 -1 5, ये आ गया।
L2 कितना आ जाएगा, x माइनस तो L2 हमारा ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि ये वाला जो डायरेक्शन है 2 -1 5, ठीक है, ये और ये पैरेलल है क्या? तो इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, बट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। ये तो नहीं है, बट अभी गड़बड़ है। जब हम नीचे ऐसे देखते हैं तो ऊपर x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे x - 3/4, इसको पलट लिया, y - 7/, -2 इधर ले गए, और ये हो गया z - 3/10। तो बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन है वो है 2 - 1 5, इसकी जो डायरेक्शन है वो 4 - 2 10। जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है, ऐसे हो गया। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि जो ये है ये इसका जस्ट डबल है, 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। उसका मतलब क्या कि लाइंस पैरेलल है, या तो डिस्टिंक्ट पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, AC वेक्टर, मतलब C वेक्टर कितना हो गया, 3 7 3, हाँ 3 7 3, ये एक पॉइंट हो गया इस लाइन के ऊपर। पहले वाले के ऊपर क्या है, 1 2 3, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 0, विच इज़ नॉट पैरेलल टू 2 - 1 5, हैंस लाइन्स आर डिस्टिंक्ट पैरेलल। मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो लाइन L1 है उसके ऊपर एक पॉइंट हो गया 3 7 3, और डायरेक्शन 3 7 3 तो L2 के ऊपर है, और ये हो गया 4 - 2 10, और लाइन L1 जो है इसके ऊपर एक पॉइंट हो गया 1 2 3, और डायरेक्शन तो इसका भी 4 - 2 10 लिख सकते हैं, और भले ही 2 - 1 5 लिख दो। तो ऐसा केस हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, मान लिया L1 इज R इज इक्वल्स टू I - j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 2I - 3j प्लस k, एंड L2 इज R इज इक्वल्स टू I प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स I - j प्लस k या प्लस 2k, ये लिख लिया। अब देखो दोनों जगह लैम्डा यूज़ कर रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पैरामीटर है। अगर हम दोनों इक्वेशन को एक साथ यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए तो फिर हम लैम्डा अलग अलग करेंगे, बट इन दोनों का अभी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसी एज ए पैरामीटर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो पहले वाला वेक्टर है 2 - 3 1 इज नॉट पैरेलल टू 1 - 1 2। दिस implies either intersecting और स्क्यू, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा या स्क्यू होगा। तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब R बराबर R, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मान लिया लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये वाला पॉइंट यहाँ से ही मिल जाएगा, यहाँ से ही मिल जाएगा, यहाँ से ही मिल जाएगा, मतलब पहली लाइन के ऊपर भी लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और दूसरी लाइन के ऊपर भी लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हमने तो माना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मान लिया पॉइंट निकल आया तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, नहीं निकलेगा तो उसका मतलब स्क्यू होगा। तो पहले वाले R को हम लिख सकते हैं 1 - 1 प्लस, अब देखो हम दोनों को एक साथ यूज़ करें, यहाँ पहले वाला लिखेंगे यहाँ दूसरा वाला, तो अब लैम्डा 1 कर दिया हमने, 2 - 3 1, दूसरे वाला हो जाएगा 1 0 3, क्योंकि इसमें j नहीं है, इसको लैम्डा 2 लिख दिया, 1 - 1 2, दोनों जगह से x बराबर किया, ये x और ये 1 + 2 लैम्डा 1 बराबर यहाँ से 1 + लैम्डा 2, फिर y बराबर किया
3 लैम्डा 1 बराबर 0 माइनस लैम्डा 2। फिर z बराबर क्या, 1 प्लस लैम्डा 1 बराबर 3 प्लस 2 लैम्डा 1। अब देखो इसमें 2 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी 2 इक्वेशन से सॉल्व करो, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। उसके बाद काम ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद हम तीसरे को वेरीफाई करेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और माइनस लैम्डा 1 बराबर 1 आ गया, मतलब लैम्डा 1 बराबर -1 आ गया। अगर लैम्डा 1 बराबर -1 मैं इसमें रखूं तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा 2 बराबर -2 आ जाएगा। लैम्डा 1 -1, हाँ -2 आ गया। अब इससे वेरीफाई थर्ड इक्वेशन, तो 1 प्लस लैम्डा 1 बराबर 3 प्लस 2 लैम्डा 2, तो 1 माइनस 1 बराबर 3 प्लस 2 इंटू -2, तो 0 बराबर -1। ये तो सही नहीं है। उसका मतलब क्या है कि लैम्डा की वैल्यू नहीं आई, जो यहाँ से वैल्यू आ रही है वो तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करी, जबकि तीनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकलता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ intersection implies lines are skew। ये हो गया, ठीक है। फिर अगेन नोट 1, मान लिया 2 लाइन है, L1 ये हो गया R बराबर A प्लस लैम्डा बी, और ये हो गया L2 विच इज़ R बराबर C प्लस लैम्डा डी। मान लिया इसके ऊपर एक पॉइंट A है, इसके ऊपर एक पॉइंट C है, डायरेक्शन दोनों का पैरेलल है B, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला याद कर लिया। अब कैसे निकालेंगे, अगर ये मान लिया AC है और ये थीटा है, तो ये मान लिया डिस्टेंस L है, तो L कितना हो जाएगा, AC साइन थीटा, इसका साइन ही हो जाएगा इस ट्राइंगल से। साइन दिखाई दिया, क्रॉस प्रोडक्ट, किस किस के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, जिस वेक्टर के बीच में एंगल थीटा आ रहा है। तो एक तो ये लाइन के अलोंग वेक्टर D ले सकते हैं, भले B कोई भी ले लिया, और ये एक AC वेक्टर हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A माइनस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब इससे आ जाएगा AC का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। AC का मैग्नीट्यूड ये है, साइन थीटा ये है, B का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए ही नहीं, तो उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इतना। नोट 2, अगर मान लिया एक लाइन ऐसे है A, ये हो गया B, और दूसरी लाइन ऐसे है, स्क्यू लाइन्स है, मतलब यह अंदर चला गया बोर्ड के, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा मान लिया C, और इसका डायरेक्शन हो गया D। तो इन दोनों के बीच में अगर ये स्क्यू लाइन्स है तो एक मिनिमम डिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये L1 है, ये L2 है, तो हेडिंग क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स, तो मिनिमम डिस्टेंस बराबर वो आ जाएगा N1 N2 ये। अब देखो
समझाने के लिए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो बेसिकली उस लाइन के अलॉन्ग आएगा जो मतलब, चलो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक लाइन ये है L1 और दूसरा लाइन ये है, एक ये है दूसरा ये दोनों लाइन ऐसे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, बट एक लाइन ये होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यही जो डिस्टेंस है वही इन दोनों लाइंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। और जो मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन होगी, जैसे इसमें N1 N2 है, ये लाइन है, वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो एक मेथड तो ये हो गया कि हम N1 को पहली लाइन के ऊपर मान लें। L1 का इक्वेशन वही है R बराबर A प्लस लैम्डा बी, और L2 का इक्वेशन इज R बराबर C प्लस लैम्डा डी। N1 N2 को अज्यूम कर लें, लैम्डा की एक वैल्यू लैम्डा 1 के लिए तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, लैम्डा 2 के लिए इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। फिर N1 N2 वेक्टर बना लिया और उसका डॉट B के साथ भी 0, D के साथ भी 0, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा करने से दो इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 सॉल्व हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। बट मैक्सिमम जगह पे व्हाट देल से वो लाइन वाइन नहीं मांगेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। वो तो बोलेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन, ये जो दोनों के परपेंडिकुलर लाइन है वो B क्रॉस D, मतलब ये B के भी परपेंडिकुलर D के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, B क्रॉस D ऑन B क्रॉस D। तो जैसे AC का प्रोजेक्शन निकाला तो वो हो जाएगा C माइनस A। अगर इसका हमें प्रोजेक्शन चाहिए किसी भी वेक्टर पे, तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था कि जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट ले लो। तो डॉट B क्रॉस D, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए B क्रॉस D। ये एक मिनिमम डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया जो हमें याद करना है। नेक्स्ट क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अगर मान लिया हमें दो प्लेन दे रखा है, एक R डॉट N1 बराबर Q1 और एक R डॉट N2 बराबर Q2, एंड मान लिया वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल या कोइंसिडेंट नहीं है, तो फिर वो एक लाइन ऑफ मतलब वो एक लाइन में इंटरसेक्ट करेगा। मान लिया वो लाइन L है, तो पहली बात तो जो इस लाइन का डायरेक्शन होगा वो N1 क्रॉस N2 होगा, ठीक है। अब N1 क्रॉस N2 का मतलब क्या है कि अगर ये A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0 हो जाए, एंड ये A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0 हो जाए, तो N1 क्रॉस N2 3D वाले केस में कुछ भी नहीं, A1 B1 C1 क्रॉस A2 B2 C2, ये लिख लिया। अगर हमने A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 का क्रॉस लिया तो N1 क्रॉस N2 वेक्टर आ जाएगा। उस वेक्टर में से IJK हटा दिया तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा लाइन के पैरेलल, ठीक है। अब लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक तो हमें डायरेक्शन चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, तो डायरेक्शन तो ये आ गया। पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि इस लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट आ जाए हमारा काम चल जाएगा। तो फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट हम क्या करेंगे, पुट Z इज इक्वल्स टू 0 फॉर ए पॉइंट ऑन लाइन एंड सॉल्व फॉर x एंड y। ये ठीक है। एक पॉइंट निकालने के बाद उसको x और y के लिए सॉल्व कर लिया। अब मान लिया x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 5 आया, तो 2, 5, 0 विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब विल बी वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। कोई बच्चा बोलेगा Z हमने 0 ही क्यों रखा, कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ भी रख लो, x y z में से किसी भी एक की वैल्यू कुछ भी फिक्स्ड रख दो। मान लिया मैंने बोला कि x की वैल्यू मैंने 155 रख दिया, फाइन, तो जो y और z बचा उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। किसी रेयर केस में क्या होगा कि जैसे मान लिया मैंने z की वैल्यू 0 रखा, फिर एब्सर्ड रिलेशन आ गया, मतलब x और y में वो सॉल्व ही नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा अपनी चॉइस चेंज कर देंगे, फिर z की जगह 0 रखने की बजाय x की जगह 0 रख लिया और y और z में सॉल्व कर लिया। 99% तो वैसे ऐसे चल ही जाएगा कि z की जगह 0 रखने से x और y कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा,
बट अगर नहीं आए तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये बात और याद रखें, इफ़ P1 बराबर 0 बराबर P2 और P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0 और P1 बराबर P2 बराबर 0 is written, then it means equation of line L is written। मतलब ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि P1 भी 0 एंड P2 भी 0, तो उसका मतलब क्या है कि P1 भी सेटिस्फाई हो रहा है एंड P2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो दोनों एक साथ कहाँ पे सेटिस्फाई होगा? दोनों एक साथ केवल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे सेटिस्फाई होगा। तो उसका मतलब क्या है कि केवल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात चल रही है। तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है वो बोले कि देयर इज़ ए लाइन P1 बराबर 0 बराबर P2, तो हम बोलेंगे यार बोल तो ये लाइन रहा है बट इक्वेशन ये प्लेन की लिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर उसने प्लेन की इक्वेशन हमें दिखाई दी तो थोड़ा सा और आगे देखो तो हमें एक और प्लेन की इक्वेशन दिखाई देगी और उन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की वो बात कर रहा होगा। ऐसे है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, हमारा आ गया क्वेश्चन 1। द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखा है, एक हो गया 4 -2 3 और दूसरा हो गया 2 4 -1 एट राइट एंगल ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो उसने क्या बोला, बाइसेक्ट का मतलब क्या कि मिड पॉइंट से ऐसे एक प्लेन पास कर रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, वो इफेक्टिवली ये बोला है प्लेन की इक्वेशन बताओ। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए ये हमारा नॉर्मल की तरह काम करेगा, तो इसमें से इसको घटा दिया तो 4 में से 2 गया 2, -2 में से 4 गया -6, 3 में से 1 गया 4, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन है तो इसको तो हम 1 -3 2 आधा कर दिया, डायरेक्शन है, डायरेक्शन को तो छोटा वेक्टर ले लिया, बड़ा वेक्टर ले लिया, वो तो पैरेलल ही रहेगा। ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे दिस प्लस दिस बाई 2, तो 4 और 2 6/2, 4 1 1, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो अगर मेरे को प्लेन की इक्वेशन लिखनी होगी तो प्लेन की इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ढूंढते हैं और एक वेक्टर ढूंढते हैं, ठीक है। तो वेक्टर तो हमारा ऑफ कोर्स ये हो गया 1 -3 2, ये एक वेक्टर हो गया जो प्लेन के नॉर्मल की तरह काम कर रहा है और ये हमारा पॉइंट हो गया। तो इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 बराबर 0। ए बी सी का काम कौन कर रहा है, ये 1 -3 प्लस 2 और x -3, ये a x1 y1 z1 और y -1 z-1 बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना हो गया, x -3y प्लस 2z -3 प्लस 3 कैंसिल -2 बराबर 0। अब देखो एक प्लेन के ऊपर तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो अब हमें एक एक पॉइंट रख के चेक करना पड़ेगा। पहला पॉइंट रखा 4 0 4 0 -1, तो यही सेटिस्फाई कर गया, तो पहला ही आंसर हो गया, सही। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन P पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, जैसी वो ये बोले तो P को हम मान लेते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, मतलब x प्लस 4y माइनस जेड प्लस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x प्लस y प्लस 5z माइनस 8 बराबर 0, ये मान लिया हमने, ये ठीक है। इज ax प्लस by, चलो ठीक है, फॉर सम abc देन, मतलब वो तो ए बी अननोन हो गया, मतलब इस इक्वेशन को उसने ये बोल दिया है, बस और कुछ भी नहीं है। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज, ठीक है। अब इसने हमारे प्लेन की इक्वेशन को क्या बोला, ax प्लस by प्लस 6z बराबर 15, ये बोला है। तो इसको हम भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, याद आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स x
प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स y और 5 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स z और प्लस 7 माइनस 8 लैम्डा बराबर 0। और इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करें कि -15 बराबर 7 माइनस 8 लैम्डा, तो यहाँ से तो लैम्डा बराबर कितना निकल आएगा? ax प्लस बी वाई प्लस 6z। जस्ट अ मिनट, ये 8 इधर गया, हाँ बिल्कुल सही है। 3x प्लस वाई प्लस 5z। If the equation of the plane P passing through the intersection of the line this x plus 4y minus z plus 7 plus lambda time 3x plus y plus 5z minus 8 बराबर 0, ये बिल्कुल सही है। is ax plus by plus 6z बराबर 15, ठीक है। और for some ab, ये भी ठीक है। हाँ, मतलब ये हमने ऐसे नहीं करना चाहिए। ये दोनों प्लेन सेम हो गए ना, तो कुछ ऐसे आएगा a/1 प्लस 3 लैम्डा बराबर b/4 प्लस लैम्डा बराबर c/5 लैम्डा माइनस 1 बराबर -15/7 माइनस 8 लैम्डा। अब ये सही है, सही है। अब ये सही है, तो यहाँ दोनों से अगर हम सॉल्व करें तो पहले तो दोनों तरफ से 3 3 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचेगा 2 7 माइनस 8 लैम्डा और 3 कैंसिल कर दिया तो -5 5 लैम्डा माइनस 1। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 16 लैम्डा और ये हो जाएगा -25 लैम्डा प्लस 5। तो ये आ जाएगा 9 बराबर माइनस दिस और लैम्डा बराबर -1। अब लैम्डा बराबर -1 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो इसकी वैल्यू पूरे की -1 हो जाएगी। तो a/1 प्लस 3 लैम्डा बराबर -1। तो a का वैल्यू हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -1 है तो ये 2 हो जाएगा। और b/4 -1 बराबर -1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? -3। हाँ, ओके। तो ऐसा करने से प्लेन P की इक्वेशन कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 15 बराबर 0। अब इसका वो डिस्टेंस मांग रहा है 3, 2, -1 से। तो वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 15 बटे √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें तो आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो गया, 15 और 6 21 और नीचे 7 आ जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब इसने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। एक प्लेन है जिसका इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 है। फिर एक पॉइंट दे रखा है 1, -2, 3। मान लिया ये पॉइंट A है। अगर इससे डिस्टेंस पूछा होता तो हम सीधा सीधा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते, बट उसने क्या पूछा है? मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। ये ठीक है, एक उसने लाइन और इंट्रोड्यूस कर दी L विच इज़ x/2 y/3 एंड z/-6। तो इसके पैरेलल नापने का मतलब क्या है कि इसके पैरेलल एक खींचो, ये आ जाएगा। इस लाइन का पर्पस क्या है देने का? कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन बता रहा है 2, 3, -6। तो ये जो वेक्टर है ये 2,
3 - 6 हो गया। ठीक है, मान लिया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। तो अगर हम P का पोजीशन वेक्टर निकालें तो हम ऐसे कर सकते हैं, ओरिजिन से A तक गए और यहाँ से यहाँ तक गए। तो P का पोजीशन वेक्टर हम ऐसे निकाल सकते हैं, A का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स 2 3 - 6, ये हो गया। और P इस प्लेन में लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो A कितना हो गया, 1 - 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 3 - 6। ध्यान से देख लो कि हमने क्या बोला है। हमने ये बोला कि पॉइंट P, मतलब बेसिकली मेरे को डिस्टेंस AP चाहिए, A मेरे को पता है और ये इसके पैरेलल है, तो इस वेक्टर को हमने लैम्डा टाइम्स ये बोल दिया, तो पूरा वेक्टर आ गया। क्योंकि अच्छा, केवल इतने वेक्टर की बात करें तो वो तो हमें पता नहीं, हो सकता है इतना सा वेक्टर हो, इतना सा वेक्टर हो। अगर हमें ये को पूरा वेक्टर चाहिए तो ये इसके पैरेलल होगा, इसलिए लैम्डा P बोल दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 + 2 लैम्डा -2 + 3 लैम्डा एंड 3 - 6 लैम्डा। ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए लैम्डा के टर्म्स में। अब P जो है वो इस प्लेन में लाई करेगा तो सेटिस्फाई करा दिया। तो ये आ गया 1 + 2 लैम्डा -3 लैम्डा -2 प्लस 3 - 6 लैम्डा बराबर 5। तो देखो 2 लैम्डा प्लस का, ये माइनस का 1 लैम्डा बचा और ये -7 लैम्डा बचा। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 और 3 6 और 5 में से 6 गया तो -1 बचा। दो और 1 3 और 3 6, हाँ -1 बचा। तो लैम्डा कितना हो गया, 1/7। तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा AP बराबर, मतलब अगर इधर हम इसको A को इधर ले जाएं तो लैम्डा टाइम्स 2 3 - 6 का मॉड, विच विल बी 1। 2 3 - 6 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 7 ही आएगा, दैट यू कैन वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC इज द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस। ठीक है, एक लाइन है x+1, मतलब मेरे को तो इससे मतलब है कि चलो लिख ही लेते हैं, x+1/2 बराबर y - 3/-2 बराबर z/-1। ये लाइन दे रखा है। फिर एक पॉइंट दे रखा है, मान लिया A विच इज़ 1 2 - 3। ठीक है, इफ ABC इज द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस, देन A + B। इमेज का मतलब है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट एक आ गया B विच इज ABC। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये दोनों बराबर है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, दिस प्लस दिस बाई 2, तो A + 1/2 B + 2/2 एंड C - 3/2। एक तो ये हो गया। उसका मतलब क्या कि जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा दिया। रखो A + 1/2 + 1/2, y कितना हो जाएगा, B + 2/2 -3/-2 एंड C हो जाएगा C - 3/2/-1। एक तो ये रिलेशन आ गया ABC के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये जो वेक्टर होगा, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं दिस माइनस दिस, A - 1 B - 2 C + 3। ये वेक्टर जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है 2 - 2 - 1 इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब A - 1 B - 2 C + 3 का डॉट 2 - 2 - 1 के साथ 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2A - 2 -2B + 4 C - 3 विल बी 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे करें, इसको लैम्डा मान लिया तो 2 लैम्डा यहाँ से
ए की वैल्यू आ जाएगी 4, 4 लैम्डा माइनस 3, बी की वैल्यू आ जाएगी -4 लैम्डा, 3 दूनी 6 प्लस 4, सी की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 लैम्डा। ये हम यहाँ उठा के रख देते हैं। तो 2a मतलब 8 लैम्डा माइनस 6, -2b मतलब +8 लैम्डा माइनस 8, -c मतलब -3 प्लस 2 लैम्डा। 3 2 5 -1 बराबर 0। तो 8 और 8 16, 17 18 लैम्डा बराबर 14 और 4 18, मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। अगर लैम्डा 1 है तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गई एंड ये 1 हो गई। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 हो गई। तो आंसर ये हो गया। अगर इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा जाए कि क्रक्स क्या है, तो सिंपल, अगर ए का रिफ्लेक्शन एक लाइन के अंदर निकाला है तो उन दोनों का मिड पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा, पहला इक्वेशन आ गया। और उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये दो इन्फॉर्मेशन हमने बस यूज़ किया है, बाकी तो कैलकुलेशन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा हाँ, अब ये देखो, इसमें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऐसे करके लिखा है इसने, ठीक है। ये थोड़ा सा इसने कैलकुलेशन इंटेंसिव कर दिया कि ये तो मेरे को दिख रहा है क्लियर कट लाइन है, x माइनस 1/0 बराबर y प्लस 1/-1 बराबर z/1। ये हमारा लाइन हो गया L1। L2 उसने इस फॉर्म में लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0। लाइन L2 है वो बेसिकली दो प्लेन का इक्वेशन है। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक तो n1 क्रॉस n2 से डायरेक्शन निकाला, मतलब एक वेक्टर हो गया 1 1 1 और दूसरा हो गया 2 -1 1। तो इन दोनों का जो क्रॉस आएगा वो आएगा 2 और 2 में से एक गया 1 और -3, ये आ गया, ठीक है। एक पॉइंट निकाला, तो पॉइंट निकालने के लिए मान लिया मैंने x को 0 रख दिया, किसी को भी रख सकते हैं, x को 0 रख दिया, इन दोनों को जोड़ा तो y भी कैंसिल, 2z बराबर -4, z बराबर आ गया -2। x को 0 रख दिया तो y बराबर आ गया 1, तो मतलब यहाँ से एक पॉइंट आ गया 0 1 -2। तो लाइन हमारी L1 तो ये हो गई x माइनस 1/0 y प्लस 1/-1 z/1 और L2 का इक्वेशन अब हमने लिख लिया x माइनस बराबर y माइनस बराबर z माइनस। ऊपर तो एक पॉइंट आता है तो पॉइंट तो हमने लिखा है 0 1 -2। नीचे डायरेक्शन आती है वो आता है 2 1 -2, ये आ गया, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं कि a माइनस सी का प्रोजेक्शन b क्रॉस d के ऊपर निकाल लिया। प्रोजेक्शन है तो डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस d के यूनिट वेक्टर के ऊपर निकाल लिया, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो a माइनस सी मतलब पहले का जो पॉइंट है a वो हो गया 1 -1 0 और दूसरे का जो पॉइंट है c वो हो गया 0 1 -2। तो जब घटाएंगे तो a माइनस सी आ जाएगा 1 -2 2। इसका प्रोजेक्शन निकालना है। b वेक्टर पहले का डायरेक्शन इज 0 -1 1, नीचे डायरेक्शन लिखा होता है, और d दूसरे का डायरेक्शन इज 2 1 -2। इन दोनों का क्रॉस लिया तो b क्रॉस d बराबर 2 में से एक गया 1 2 एंड 2, यह आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1 -2 2 1 -2 2, ये तो हो गया a माइनस सी और b क्रॉस d हो गया 1 2 2 1 2 2। इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है।
तो रिक्वायर्ड लेंथ इन दोनों का डॉट, तो 1 - 4 + 4 बटे b क्रॉस d, तो 4 + 4 + 1, तो दिस इज़ 1/3। ये कैंसिल हो गया, 1/3 आंसर में नहीं है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब एक बार हमें कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। b क्रॉस d अपॉन 2x - y + z + 3। जीरो माइनस वन 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 जीरो माइनस वन वन टू, नहीं 1 - 1 0, ये सही है। 0 1 - 2 ये भी सही है। -2 2 ये भी सही है। b हो गया 0 - 1 1, ये भी सही है। 2 1 - 2 2 1, ये -3 था, ये गड़बड़ है। -3, तो ये -3 हो गया। तो उससे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, ये 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, तो 2 2 2 हो गया b क्रॉस d। तो ऊपर क्या चेंज हो जाएगा, 2 - 4, ये 2 हो जाएगा, ये भी ठीक है। और नीचे आ जाएगा 2√3। तो ऐसे आंसर आ गया टी। सही है। छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, अ प्लेन पी मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये हो गया ए बी सी। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एज 1 1 2। तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो हो गया 1 1 2। अब सेंट्रॉइड कैसे आएगा, इसका x प्लस इसका x प्लस इसका x/3। अब इन दोनों का x 0 0 है, तो सीधा सीधा इसका x/3 आ जाएगा। उल्टा बोलें तो ये पॉइंट, इसको 3 गुना कर दिया, 3 0 0 होगा। ये पॉइंट हो जाएगा इसका 3 गुना y का 0 3 0, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 6। अब देखो a + b + c/3, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पास थ्रू दिस सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज। ओके, तो जो प्लेन का इक्वेशन आएगा वो ऐसे आ जाएगा, x/3 + y/3 + z/6 बराबर 0, सॉरी बराबर 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो जो इसका नॉर्मल है ये, ठीक है, चाहे तो पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2x + 2y + z बराबर 6 हो गया। तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो हो गया 2, 2, 1। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल मेरे को पता है 2, 2, 1 है। अब इसने क्या पूछा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस सेंट्रॉइड, मतलब इससे पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर लाइन जो हमारी वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर ये हो गया, तो और लाइन इसे पास कर रहा है, तो रिक्वायर्ड लाइन विल बी x - 1 बराबर y - 1 बराबर z - 2 अपॉन ये 2 2 1। तो 2 2 1 इधर ही है, तो बस यही आंसर हो गया। टू 2 1 और 1 1 2, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P बी ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। ठीक है, एक प्लेन है
और वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 2 1 0, बी हो गया 4 1 1 एंड सी हो गया 5 0 1। ठीक है, अगर इसमें मैं कोई जनरल पॉइंट ले लूँ एक्स वाई जेड, तो तुम ऐसे देख सकते हो कि ए आर वेक्टर मतलब आर ए वेक्टर, बी ए वेक्टर एंड सी ए वेक्टर कोप्लेनर होगा। तो अगर ऐसे 4 मतलब 3 पॉइंट दे रखे हैं अगर प्लेन के ऊपर, तो उसका इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया, मान लें 2 1 0 पकड़ लिया, ठीक है, तो एक्स वाई जेड में से 2 1 0 घटा दिया, 4 1 1 में से भी 2 1 0 घटा दिया, तो 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और इसमें से भी घटा दिया, 5 में से 2 गया 3, 0 में से 1 गया -1, 1 में से 0 गया 1 बराबर 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, देन द इमेज ऑफ आर, मतलब आर एक पॉइंट दे रखा है इसने 2 1 6, इसका इमेज निकालना है। तो अगर प्लेन का इक्वेशन आ गया तो इमेज भी निकल आएगा। तो प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं, x-2 के साथ आ जाएगा 1 प्लस y-1 के साथ आ जाएगा b1 प्लस z के साथ आ जाएगा -2, मतलब ये आ गया x प्लस वाई -2z -3 बराबर 0। और किसका रिफ्लेक्शन निकालना है हमें, 2 1 6 का। तो फॉर्मूला ऐसे था x-2 y-1 z-6 अपॉन -2 ऑफ दिस। ए बी सी का वैल्यू हो गया 1 1 -2, यहाँ a² b² c² होता है 4। न्यूमरेटर में क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ रख दिया तो 2 1 6, जो भी नंबर आया उसको न्यूमरेटर में लिख दिया। तो कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 तो -12, 4 दूनी 6 दूनी 12 तो ये हो गया 4, 6 5 -8 -2, तो 6 5 -2 इज सी ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस इज इतना, मतलब एक लाइन है विच पासिस थ्रू अल्फा 7 1, ठीक है, और एक पॉइंट है 1 0 3, इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज 5/3 7/3 17/3, देन अल्फा इज इक्वल्स टू। दिस इज वेरी सिंपल, मेरे को कुछ लाइन वाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये वेक्टर निकालो, ये वेक्टर निकालो, दोनों का डॉट 0, तो ये वेक्टर हो जाएगा अल्फा -5/3, 7 में से 7/3 घटाया तो 14/3, और 1 में से 17/3 घटाया तो -14/3। एक तो ये आ गया, 1 में से 5/3 घटाया तो -2/3 -7/3 एंड 9 तो -8/3, ये हो जाएगा। इन दोनों का डॉट 0 करो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ वेरी सिंपल। तो -2/3 -7/3 -8/3 डॉट अल्फा -5/3, यहाँ से अल्फा निकाल लिया अपने आप। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस प्लेन। ओके, एक प्लेन है विच इज़ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17। एक लाइन इसको मान लिया ए पॉइंट पे कट कर रहा है, और इस लाइन के इक्वेशन ये दे रखा है। तो देखो, पहले तो हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको लैम्डा के बराबर किया,
यहाँ से पॉइंट इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 इधर गया लैम्डा और 3 इधर गया, तो 3 प्लस लैम्डा। फिर इन दोनों से y निकाला, वो हो जाएगा 4 प्लस 2 लैम्डा, 5 प्लस 2 लैम्डा। ये हमारा एक पॉइंट आ गया इसके ऊपर। अब इसको क्या करो, प्लेन की इक्वेशन में रख दिया, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है। तो 3 प्लस लैम्डा, 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 लैम्डा बराबर 70। तो 2 2 4 और 1 5 लैम्डा, ये 4 और 3 7 और 5 बचेगा, तो लैम्डा बराबर 1। लैम्डा बराबर 1 रखोगे तो a कितना आ जाएगा, 4 6 7। अब इसका इसने डिस्टेंस पूछा है 119 से, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर रूट ओवर इसमें से 119 घटा दिया, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 9 4 13 और 25 38। तो फोर्थ आंसर हो गया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बस सीधे सीधे इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई में करने लायक। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस इज, ठीक है। अब देखो हमें एक प्लेन P1 चाहिए जो 1 2 -3 से पास कर रहा है एंड P1 P2 के परपेंडिकुलर है, P1 P3 के परपेंडिकुलर है। P2 की इक्वेशन इज 3x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 5। इसकी इक्वेशन इज 2x माइनस 5y माइनस z बराबर 7। तो ऑफ कोर्स जो इसका नॉर्मल हो जाएगा 3 1 -2। अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल भी इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर P1 P2 और P3 के परपेंडिकुलर है तो जो N1 है वो N2 के भी परपेंडिकुलर होगा एंड N3 के भी परपेंडिकुलर होगा। अब ये हमने पहले बोला था कि कहीं पे भी एक वेक्टर मिल जाए हमें दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर, तो उन दोनों का क्रॉस ले लिया खटाक से, तो ये आ जाएगा दिस इंटू दिस -1 -11, फिर -4 प्लस 3 -1 हो गया, और ये हो जाएगा -15 -17 हो गया। तो चलो माइनस माइनस हटा देते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्मल। और किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से, तो ऐसे आ जाएगा x -1 y -2 z +3 बराबर, ये आ गया 11 + 1 + 17, तो 11x + y + 17z। अब देखो बाई चांस हमने ऑप्शन की तरफ देखें तो 11x + y + 17z यहाँ ही है और कहीं है ही नहीं, तो मेरे को कांस्टेंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, बस यही आंसर हो गया, ये 38 ही होगा फिर। तो थोड़ा सा हमारा टाइम बच गया। अब देखो कुछ जनरल पॉइंट लिखते हैं। तो पहला टर्म हो गया लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट। तो ए सेट ऑफ वेक्टर R1 से लेके Rn तक आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ एनी इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, मतलब इन वेक्टर्स का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो सारे कोफिशिएंट्स को जीरो होना पड़ेगा। सही है। कहने का मतलब क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम कुछ वेक्टरों के कॉम्बिनेशन में बाकी वेक्टर्स को नहीं लिख सकते, किसी भी वेक्टर को नहीं लिख सकते बाकियों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो अगर ऐसा कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आया है तो सबको इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा। ये तो एक बात होगी। अब लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स क्या, ये क्या बताया जा रहा है, ये क्या चल रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो उसके लिए हम बता देते हैं कि इसके लिए हमारी यूटिलिटी क्या है। हमारा तो जो मैथमेटिक्स में स्पेस होता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। अब 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है कि अगर 2 कोलिनियर वेक्टर हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। 2 अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं
तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर कोलिनियर है तो एक को दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं तो डिपेंडेंट हो गया। अगर नॉन कोलिनियर है तो नहीं लिख सकते, ठीक है। 3 अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हो गया तो कोप्लेनर में तो एक को बाकी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। 3 अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर 3 वेक्टर ऐसे हैं तो इसको इन दोनों के टर्म्स में नहीं लिख सकते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। 4 और मोर वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। 4 या 4 से ज़्यादा वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। पॉइंट 2, एंगुलर बाइसेक्टर्स। अगर मान लिया ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो देखो इसके जो बीच में एंगल को बाइसेक्ट करने वाला डायरेक्शन होगा, मान लिया ये भी θ/2 एंड ये भी θ/2, तो ये जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी अलोंग ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। और अगर हम लाइंस को एक्सटेंड कर दें, मतलब जो एक्सटर्नल एंगल है ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो मतलब इस बाहर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। दिस विल बी अलोंग ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है। ये भी हो जाएगा 90 माइनस θ/2, ये भी हो जाएगा 90 माइनस θ/2, क्योंकि अगर इधर एंगल थीटा है ये, तो इधर एंगल 180 हो जाएगा। तो कोई भी अगर ऐसे 2 वेक्टर दे रखे हैं तो उनका जो एंगल है वो बाइसेक्ट करने वाला डायरेक्शन कितना होगा, ए कैप प्लस बी कैप, और जो बाहर वाला डायरेक्शन होगा ए कैप माइनस बी कैप। इसमें एक चीज़ और याद करने वाली है कि ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 2 cos θ/2, ये ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 sin θ/2। ये हो गया हमारा पॉइंट 2। पॉइंट 3, ना दीज आर जेनरिक पॉइंट एंड हार्डली कभी यूज़ होगा वैसे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी लिख लिया। इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, then λ1 a vector plus λ2 b vector plus λ3 c vector is equals to 0 vector implies λ1 plus λ2 plus λ3 बराबर 0। अगर मान लिया 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए बी सी, ठीक है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ए बी सी, और उनका अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा 0 है तो उनके कोफिशिएंट्स का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ मान लिया 3a माइनस 8b प्लस 5c इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, देन कोफिशिएंट कितना हो गया, 3 माइनस 8 और 5, इन तीनों का सम 0 आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ए बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो फिर ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इफ ए बी सी एंड डी आर
कोप्लेनर पॉइंट्स, देन लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b प्लस लैम्डा 3c प्लस लैम्डा 4d इज इक्वल्स टू 0 विल इम्प्लाई कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 0 होगा। मतलब 3 और 4 पॉइंट की बात हो रही है। अगर 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन 0 है एंड अगर वो कोलिनियर है, 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन 0 है एंड अगर वो कोलिनियर है तो उनके कोफिशिएंट का सम 0 हो जाएगा। अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं, उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे 0 है, ठीक है। कोप्लेनर का मतलब क्या है कि ऐसे करके एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इसी के अंदर ए भी है, इसी के अंदर बी सी एंड कुछ ऐसे आके डी, चारों पॉइंट एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो उसमें कोफिशिएंट का सम डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है। तभी वो 4 पॉइंट कोप्लेनर हो पाएंगे। फिर एक और नोट, द डायरेक्शन विच मेक्स इक्वल एंगल विद all 3 axes, equal angle with 3 given vectors a vector, b vector and c vector will be along a cap cross b cap plus b cap cross c cap plus c cap cross a cap। मतलब अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर दे रखा है, मान लिया ऐसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो एक जो डायरेक्शन है ये अगर इन तीनों से इक्वल एंगल बना रहा है, थीटा थीटा एंड थीटा, ठीक है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है, तो ये इसके अलॉन्ग होगा, बस ये बताएंगे। फिर एक और नोट, अगर मान लिया 2 पॉइंट दे रखे हैं ए एंड बी, तो जो इससे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है वो एक प्लेन पे लाई करेगा। ए का पोजीशन वेक्टर मान लिया ए है, बी का पोजीशन वेक्टर मान लिया बी है, तो जितने भी पॉइंट्स ए और बी से बराबर दूरी पे होगा वो एक प्लेन में लाई करेगा, जो प्लेन इसके मिड पॉइंट से पास करेगा ए बी के एंड बाइसेक्ट हो रहा होगा ऑफ कोर्स वहाँ पे। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी will lie on a plane which will be perpendicular to AB and will pass through its मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर इक्वेशन लिखना होगा तो r माइनस एक पॉइंट हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और जो नॉर्मल है वो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0। ये जो मिड पॉइंट है ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा b माइनस ए। b माइनस ए नॉर्मल है तो ऑफकोर्स a माइनस बी भी नॉर्मल हो जाएगा।